सवाल सिर्फ रुपए के 86, 87, 91, 95 होने का नहीं है। असली सवाल है कि क्या भारत जो एक्सटर्नल सेक्टर का शॉक है उसको झेल पाएगा, या हम लोग इतना मजबूत अभी नहीं है कि हमें ज्यादा नुकसान होगा। The reason why rupee गिर रहा है is because demand for dollar has become more compared to the demand for rupees. Now आपको ये समझना होगा क्यों ऐसे हो रहा है. Unfortunately, India is not a world leader in the AI or for that matter microchip manufacturing sector. आप इंडिकेटर्स देखते Naturally, हैं। आपका GDP growth will slow down. उसमें दो रहा है ही नहीं. नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम टॉक इट आउट, डायलॉग इस पर। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय कई मोर्चों पर दबाव झेल रही है। एक तरफ पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने न केवल तेल की कीमतों को अस्थिर किया है, बल्कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, चिंता का विषय है। अब भारतीय रुपए पर साफ दिखाई दे रहा है कि रुपया दबाव में है। रुपया कमजोर होगा तो आयात महंगा हो रहा है। तेल का बिल बढ़ता है, महंगाई पर दबाव आता है और फिर सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के सामने चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं। फिर भी फिर भी तेल की कीमतें कम होने से हमें लगता है कि जैसे शायद बड़े हफ्ते बाद राहत की थोड़ी सी गुंजाइश बनती है। इसी पर बात करेंगे और विस्तार के साथ। सवाल सिर्फ रुपए के 86, 87, 91, 95 होने का नहीं है। असली सवाल है कि क्या भारत जो एक्सटर्नल सेक्टर का शॉक है उसको झेल पाएगा, या हम लोग इतना मजबूत अभी नहीं है कि हमें ज्यादा नुकसान होगा। क्या हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सुरक्षित स्थिति में है, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या चालू घाटा आने वाले महीनों में चिंता का विषय बन सकता है। पिछले साल जीडीपी का 0.9% था, इस बार उसके 2% से ऊपर जाने की संभावना क्या बनती है, आशंका बनती है क्या। अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रही तो उसका असर विकास दर, महंगाई और वित्तीय स्थिरता पर भी बहुत ज्यादा पड़ सकता है। इन सवालों के बीच एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति अभी 5 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के बाद डिसाइड होगा कि रिजर्व बैंक का ब्याज दर कितना तय होता है। रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट क्या तय करता है, बढ़ाता है, घटाता है, या अभी यथास्थिति बनाकर रखता है। इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार करने के लिए हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर नीलंजन बानिक। प्रोफेसर बानिक देश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में से एक हैं, जाने जाते हैं, गिने जाते हैं। वर्तमान में महिंद्रा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पब्लिक पॉलिसी और फाइनेंशियल सेक्टर पर लगातार लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं और अलग अलग टेलीविजन चैनलों पर बात करते हैं, समझाते हैं। उनकी पकड़ बहुत गहरी है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल भाषा में, आम जनता की जबान में समझने की कोशिश करेंगे और आज उनसे कई सवाल हमारे जैसे लोगों के लिए सीखने के लिए, जनता के जानने के लिए। प्रोफेसर, आपका स्वागत है। नमस्कार पवन जी। अब एक तो बिल्कुल एकदम जनता के समझने लायक, रुपया क्यों गिर रहा है और क्या गिरकर अब बॉटम आउट हो चुका है। हम अब चिंता की जो बात थी अब से 15 दिन पहले, वो बिल्कुल बॉटम आउट हो चुका है और अब यहां से थोड़ा सा उसको एक बेस मिल गया है। क्या ऐसा समझें? देखिए, रुपया का जो भाव है, हम्म वी से इट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजिम। इसका मतलब क्या है? हर दिन देर इज ए डिमांड फॉर रुपीज, देर इज ए डिमांड फॉर डॉलर, हम्म लाइकवाइज देर इज ए सप्लाई ऑफ रुपी एंड सप्लाई ऑफ डॉलर। हम्म एकदम वेरी इजीली अगर आपको मतलब इफ आई वांट टू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई रुपी गिर रहा है इज बिकॉज डिमांड फॉर डॉलर हैज बिकम मोर कंपेयर टू द डिमांड फॉर रुपीज। नाउ आपको ये समझना होगा क्यों ऐसे हो रहा है। देखिए, पिछले 1-2 साल से रुपी कंटिन्यूअसली गिर रहा है और इस इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वॉर ऐसे हो रहा था। हम्म इसमें दो दो कारण है। अगर आप सितंबर 2024 के बाद देखते हो, हमारा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, almost every year starting September of 2024, every year
ऑलमोस्ट मोर देन 2 लाख करोड़ का they are selling in the stock market. 2 लाख करोड़ रुपी अगर आप स्टॉक मार्केट में सेल करते हो, इसका मतलब where we started from compared to the supply of dollar, supply of rupee बढ़ गया है. तो because supply of rupee अभी इतना बढ़ गया है, thanks to the foreign portfolio investors are dumping the Indian stock market, it's quite natural that आपका rupee will start depreciating. वही हो रहा है. अभी क्वेश्चन है, अचानक क्या हुआ that foreign portfolio investors started dumping Indian stocks? इसका भी 2 रीजन है. And mind you, I said that it has started happening starting September of 2024. Now, उसके बाद क्या हो रहा था? 2 चीज हुआ, and we are talking about a year before the start of the Israel, Iran and US war. उस समय क्या हो रहा था? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप कंपनी है, उनका मार्केट वैल्यू काफी, बाजार दर जो है वो काफी इंक्रीज हो रहा था. अगर आप यूरोप में देखते हो, चाइना में देखते हो, मोस्ट ऑफ दिस टेक स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द माइक्रोचिप प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स, इन स्टॉक्स का भाव बहुत रेट से अभी भी बढ़ रहा है. तो क्या हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज नॉट ए वर्ल्ड लीडर इन द एआई और फॉर दैट मैटर माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो ये सब हो रहा है, चाइना में हो रहा है, ये सब हो रहा है यूएस में हो रहा है, ये सब हो रहा है साउथ कोरिया में हो रहा है, ये सब हो रहा है ताइवान में हो रहा है. तो अचानक जब आप देखते हो एक सेक्टर में which is very what I would say, which is actually contributing the growth of the world, in particular the artificial intelligence and microchip manufacturing, तो क्या हो गया? इंडिया से पैसा उठा के ये लोग क्या यूएस में टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोचिप सेक्टर में पैसा डालना शुरू कर दिया. सितंबर 2024 का डेटा देखेंगे, वो लोग चाइना में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. और इंडिया का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर था हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ऊपर बेसिकली इंडिया का जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पैसा कमाता था, दैट वाज ऑन लेबर आर्बिट्राज. लेबर आर्बिट्राज का मतलब क्या है? आप यूएस में कोई काम करने के लिए मान लो कोई लेबरर को 10 टका देते हो, बट वही काम अगर इंडिया में करते हो वो 1 टका में कर सकते हो. बट अभी ये सब जो लेबर आर्बिट्राज का काम होता था वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपनी के द्वारा हो रहा है. जैसे क्लॉड आ गया है, Claude is doing most of the labor arbitrage kind of work that earlier TCS, Infosys, HCL Tech Mahindra of the world were doing. तो इसमें क्या हो गया? जो इन्वेस्टर लोग हैं, they for valid reason they started dumping in particular Indian IT stocks. उसमें, and this all were happening before the start of the war. ठीक है? अभी इसलिए as I said, almost close to 2.5 लाख करोड़ Indian rupees annually they are dumping, you know. 2.5 लाख करोड़. नीलांजन, हम ये कह रहे हैं, आपकी बात समझ में आ गई. ये बताइए कि जब रुपया बार बार कमजोर, क्यों रीजन बताया आपने कि यहाँ से पैसे निकालकर वो सम स्पेसिफिक सेक्टर्स में वो पैसे लगा रहे हैं, वो एक वजह है. आप रुपया बार बार कमजोर हो रहा है, अभी ठीक से, अभी आज तो फिर भी थोड़ी राहत की बात है, 2 हफ्ते 1 हफ्ते से, पर बड़ी चिंता की बात थी दिल्ली में पॉलिसी कॉरिडोर में ऑफिसर जो फाइनेंशियल मार्केट्स पर ध्यान रखते हैं से लेके सरकार, वित्त मंत्री, सब इसके लिए चिंता में थी. क्या रुपए का गिरना सिर्फ एक आंकड़े जैसा है, या आपको ये लगता है कि इसका, हम अगर जानना चाहें कि इससे हमारे जैसे मध्यम वर्ग वालों के जेब पर क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए क्या परेशानी का सबब है? देखिए, परेशानी के बाद में आ गया, क्योंकि पहले तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर दे स्टार्टेड डंपिंग. अभी क्या हो गया? बिकॉज ऑफ दिस वॉर व्हिच स्टार्टेड लास्ट ईयर जून, कुछ दिन चला फिर बंद हो गया, फिर इट हैज नाउ स्टार्टिंग 28th of February दिस ईयर. इसमें क्या हो रहा है? हमारा जो जितना भी पेट्रोल प्रोडक्ट है, जितना भी एलपीजी है, जितना भी फर्टिलाइजर है, जितना भी केमिकल है,
ये हम लोग एक्चुअली इंपोर्ट करते हैं। हम हमारा इंडस्ट्री मतलब ये जो हमारा डोमेस्टिक कैपेबिलिटी में नहीं है टू मैन्युफैक्चर ऑल दिस पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट। इसमें क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग, इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉलर चाहिए। अभी बिकॉज ऑफ दिस अदर रीजन आई मेंशन बिफोर, क्योंकि रुपी का भाव कम हो रहा है, इसका मतलब आप जब इंपोर्ट करते हो naturally the price or the cost of import will go up, and उसके ऊपर क्या हुआ है, because of the war anyway the crude oil price are increasing, because of the war the fertilizer which is very important, फर्टिलाइजर में हमारा यहाँ फार्मर्स लोग ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारा 2 क्रॉप साइकिल है। मान लीजिए आपका 1 क्रॉप साइकिल है, इसका मतलब if you are, let's say, planting crops in the month of March, you have already got hold of the fertilizer before which you have got hold before the start of the war, क्योंकि हमारा यहाँ रवि सीजन भी है, खरीफ सीजन भी है, एंड द अदर प्लांटिंग सीजन इज गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अभी क्या होगा, बिकॉज ऑफ द डिप्रिशिएटिंग वैल्यू ऑफ रुपी, बिकॉज ऑफ द वी हैव टू import fertilizer, because of the crude price increase also impact the price of the agricultural items, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखते हो जो मंडी है, जो जहां खरीदारी होता है, we don't have that many number of मंडीज। तो उसमें क्या होता है, the farmers लोगों को ट्रांसपोर्ट सेक्टर का they have to take benefit from the transport sector। अगर आपका पेट्रोल और डीजल का प्राइस ज्यादा हो गया, अगर आपका एलपीजी का प्राइस ज्यादा हो गया, जो हो रहा है एक्चुअली, उसमें कॉमन पीपल लाइक फार्मर्स, लाइक लेबरर्स, लाइक नॉट ओनली देयर इनपुट कॉस्ट इज इंक्रीजिंग क्योंकि फर्टिलाइजर का कॉस्ट ज्यादा हो गया, बट ऑल्सो द आउटपुट कॉस्ट। जैसे आपका आप कोई लेट्स से एफएमसीजी सेक्टर लेते हो, क्योंकि पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट है प्लास्टिक्स। मैं उस दिन बिग बाजार में गया, अभी जो रिलायंस रिटेल हो गया है, उधर मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी प्रोडक्ट जो प्लास्टिक आइटम्स से पैकेजिंग होता है, एवरी सच बिस्किट लीजिए, कॉर्नफ्लेक्स लीजिए, सबका प्राइस 5 to 10% ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है, बिकॉज आई वाज जस्ट नोटिंग डाउन द प्राइस। एंड व्हाई दिस हैज इंक्रीज, बिकॉज द पेट्रोल का बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा हो गया। व्हाई? बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग। So starting from the farmers, starting from common consumer like you and me, everyone we are paying higher price। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, अगर आप देखोगे, I went to a restaurant, वो वार मेनू करके एक मेनू स्टार्ट कर दिया और बोल रहा है हर डिश अभी 15 से 20% ज्यादा पैसा दे के आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो कमर्शियल गैस कनेक्शन है उसका प्राइस ऑलमोस्ट 25% increase हो गया, and they are passing on it on to the consumer, you know। So basically the economy as a whole is paying the price, because it is started to happen only 2 or 3 months from now, उतना pinch नहीं कर रहा है, but going forward in the month of September October आप देखोगे हमारा inflation जो number है, that is going to breach at least 6 to 7% level। कच्चा तेल अभी तो नीचे है नीलांजन, क्या ये जो अभी लड़ाई का जो समय बन रहा है, जिस तरह से अमेरिका ने और ईरान ने एक दूसरे के साथ एक मैं वादा तो नहीं किया, पर मैं कहता हूं कि अगर एमओयू पे बात चल रही है, हालांकि आज सुबह भी कुछ अटैक हुए हैं, पर देखते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद इसी लेवल पे लड़ाई रहेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ऐसे में $100 के आसपास भी अगर कच्चा तेल बना रहता है, भारत के चालू घाटा पहले तो 1 मिनट में आप ये समझाएंगे कि चालू घाटे से क्या फर्क पड़ता है, अर्थशास्त्र के लिए कितना मुश्किल है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना मुश्किल है, और अर्थशास्त्र में जो यहाँ के उपभोक्ता हैं उनके लिए चालू घाटे से उनकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और किस स्तर का करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे लिए चिंता का विषय माना जाएगा, क्योंकि सरकार के लिए अभी डरने की सबसे बड़ी बात वही है। देखिए, इकोनॉमिक्स में इन ए वेरी लेमन टर्म्स देयर आर 2 कॉन्सेप्ट, एक है करंट अकाउंट डेफिसिट, एक है और करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ ट्रेड, और दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट।
नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है आपका मार्केंडाइज एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का जो बैलेंस होता है। अगर आप ज्यादा रप्तानी आमदनी करते हो, बेसिकली इफ यू आर इंपोर्टिंग मोर देन व्हाट यू आर एक्सपोर्टिंग, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। इतने साल में जो हो रहा था, मतलब अप टू 2024, इवन अर्ली पार्ट ऑफ 2025 जो हो रहा था, हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो घाटा होता था, मतलब जो, बिकॉज वी वेर एक्सपोर्टिंग लेस वैल्यूड आइटम कंपेयर टू व्हाट वी वेर इंपोर्टिंग, तो वो घाटा वाज एक्चुअली बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द सरप्लस इन द सर्विस सेक्टर। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ अगर आप सर्विस सेक्टर का ट्रेड अगर जोड़ लेते हो, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस ट्रेड इन सर्विसेज विल गिव यू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इतना दिन क्या हो रहा था, क्योंकि हम लोग वी आर एनर्जी डिपेंडेंट इकोनॉमी, वी यूज्ड टू बाय ऑल दिस पेट्रोल प्रोडक्ट्स, जो घाटा होता था, एंड दैट इज काइंड ऑफ डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ साउथ एशियन रीजन। यू नो, अगर पाकिस्तान ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, सो दे, और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, दे डोंट हैव ए वेरी थ्राइविंग सर्विस सेक्टर लाइक अस, लाइक इंडिया। तो क्या हो रहा था, हमारा जो सर्विस सेक्टर से मुनाफा होता था, वी वर एबल टू यूज दैट प्रॉफिट टू बाई आउट the deficit that was happening in the tradable sector. Now because that the service sector हमारा खुद अभी because of the artificial intelligence में problem आ गया है, so that is why you see that not only in the balance of trade but balance of payment भी अभी इंडिया के अभी गिर रहा है। So basically just to give you some numbers, in the between the year 2018 up to let's say 2024, on average current account deficit was around 0.7% of India's GDP. वो अभी बढ़कर हो गया 1.2%. So basically what I'm trying to say is सर्विस सेक्टर से जितना मुनाफा मिलने वाला था वो अभी थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमारी इकोनॉमी इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो, एंड बिकॉज वी आर एनर्जी डिपेंडेंट इकोनॉमी, जो हम लोग तेल और जितना भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल प्रोडक्ट, वो इंपोर्ट कम नहीं हुआ है, वो तो बढ़ ही रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर इन ए सिनेरियो जहां बैलेंस ऑफ पेमेंट भी in a position which is not comfortable, and because of that we are seeing that this आपका जो rupee that is depreciating, and I think it's a good sign. Let rupee depreciate, because if you look into other South Asian region, in comparison to India, their local currency have depreciated even much more than what we have seen in the context of India. So my thing is, अभी इंडिया में और एक चीज हो रहा है जो which I think is a good move, because इंडिया के पास टैलेंट है। इसलिए आप देखोगे जितना भी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है, they are setting up their offices in India. जो 1990 late 1999 या early 2000 में हुआ था BPO KPO, वो अभी दूसरा फॉर्म में हो रहा है, in the form of foreign companies. They are setting up their knowledge processing centers in India, data centers in India, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो दैट इज द सिल्वर लाइनिंग थ्रू विच लॉट ऑफ फॉरेन US डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स आर फ्लोइंग टू द इंडियन इकोनॉमी। जैसे हाल में आपको आप पढ़े होंगे दैट विशाखापट्टनम के पास गूगल इज सेटिंग अप ए बिग डेटा सेंटर, यू नो। Likewise, Microsoft is also promising to set up a data center. Telangana mein every other day I keep on hearing or reading in the newspaper that some foreign companies, they are opening up their data centers or global capability centers. So all these things are leading to the loss in foreign exchange earning that we are facing in terms of the labor arbitrage. अभी क्या हो रहा है? Knowledge arbitrage हो रहा है। Knowledge arbitrage मतलब इंडिया में जो काफी सारा बेटर क्वालिटी इंजीनियर्स और लेट्स से हम लोग बोलते हैं स्टेम ग्रेजुएट है, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ग्रेजुएट है, they are able to contribute to the global capability centers, and that is actually leading to
some money flowing back into the Indian economy. I gave you the example of the Google setting up the data center in near Vishakhapatnam. Just to throw you some number, that is almost 10% of the state GDP of Andhra Pradesh. So that's a huge number, you know. So if we actually go forward with a better institution in being placed, I think India can tide over this problem, because we can attract more and more foreign companies coming and setting up the global capability centers in India, and that will restrict the free fall of rupee that we are seeing now. ओके नीलांजन, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हमने हम रुपए की बात कर ली, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर ली, हमने अभी जो प्रोजेक्टेड, अभी 5 तारीख को जीडीपी का डेटा आएगा, जो प्रोजेक्टेड जीडीपी डेटा की बात हम लोग अभी कर सकते हैं। प्लस अभी मैं आरबीआई के इंटरेस्ट रेट पे बाद में आऊंगा। कहां पे आप भारत की अर्थव्यवस्था को ईरान अमेरिका वॉर के बैकड्रॉप में कहां पाते हैं आप? कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जो लगता है कि साहब ये गड़बड़ है? मान लीजिए रोजगार की समस्या पैदा हो जाएगी, गरीबी आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी, हमारा ग्रोथ रेट रुक जाएगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का नाश हो जाएगा। कोई एक दो एरिया जो आपको लगता है कि चिंता, बहुत ज्यादा चिंता का विषय? सबसे पहले का एक ही एरिया है, एक दो एरिया नहीं, एक ही एरिया है, एंड दैट इज नॉट ओनली पर्टिकुलर टू इंडिया, बट दैट इज in kind of common to rest of the world, which is the distribution of income, the difference in income that the top 2 or 3 percentile of the population is earning compared to the rest others. You know, just to give you some. अभी नहीं नीलांजन, नहीं, टू बी स्पेसिफिक, ईरान यूएस वॉर के बैकड्रॉप में एक अर्थशास्त्री के तौर पे आप लोग डेली इंडिकेटर्स देखते हैं। Naturally, आपका जीडीपी ग्रोथ विल स्लो डाउन, उसमें दो रहा है ही नहीं। GDP growth will slow down because of our problem with the balance of payment, because अगर आप GDP का इंडिकेटर लेते हो, उसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स है। हमारा एक्सपोर्ट्स उतना बढ़ नहीं रहा है, इंपोर्ट एवरी डे बढ़ रहा है। कंजम्पशन is going to get hit because of the examples I gave you, starting from polythene, starting with packaging, starting with car, paint industry, सब jagah आप देखोगे there is going to be some inflationary pressure. So common man like you and me are going to face this, and because inflation is growing, consumption expenditure is going to come down. And India का सबसे तगड़ा जो what I would say the most important component in the GDP is consumption expenditure. That explains close to 60% of our GDP. अगर लोगों के पास इनकम ज्यादा नहीं है, लेकिन आप you are having mudrasfiti or inflation, then what is going to happen? You are going to cut back in your consumption, and that to me is the biggest problem. डेढ़ सवाल भी नीलांजन की, जीडीपी के अलावा और कोई डेंजरस स्पॉट हमारे पास नहीं है, हाँ या ना? जीडीपी के अलावा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपका माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है और आपका इलेक्ट्रिसिटी है। So सब उसी का पार्ट हो गया कायदे से। हम ये कह रहे हैं कि जीडीपी के अलावा और कोई चिंता वाली बात आप नहीं देखते हैं। सबसे ज्यादा खतरा आपको वहीं पे लग रहा है? हाँ, of course, because GDP is going to get affected, because consumption is going to get affected, and consumption is going to get affected because the price of daily use products, उनका महंगाई ज्यादा हो रहा है। अभी नीलांजन 5 तारीख को रिजर्व बैंक, आप क्योंकि आपने जीडीपी की बात की तो उसी से रिलेटेड बात करता हूं, तो इस सूरत में आरबीआई क्या ये रिस्क उठा सकता है कि वो ब्याज दरों के साथ, इंटरेस्ट रेट के साथ कोई टिंकरिंग करे? क्योंकि ब्याज दरों के साथ टिंकरिंग करने का मतलब हुआ आगे चल के बैंकों को कॉशस हो जाना है, बैंक ज्यादा निगरानी रखने लग जाएंगे, लोगों के लिए कर्जा मुश्किल हो जाएगा, इंडस्ट्री के लिए लोन मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से और ग्रोथ को और स्लो डाउन करने में हम उसकी हेल्प करेंगे ब्याज दरें बढ़ा के। क्या आरबीआई ये रिस्क उठा सकता है? I don't think the Reserve Bank is going to change the rate of interest. देखिए, rate of interest तभी any central bank increase if the cause of inflation, मुद्रास्फीति के अगर कारण है because of the increase in demand. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मुद्रास्फीति का कारण है not because of the demand but because of supply shock. Supply problem. So under that condition,
no जी central bank will tinker with the rate of interest, हम्म and I'm definite central bank is not going to increase the rate of interest. हम्म अच्छा जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हम लोग करते हैं नीलांजन, क्या अभी जब सबसे बड़ा डर क्या है, एफपीआई के बाहर जाने का और एफडीआई के धीमे पड़ने का, या दोनों? तो अगर आप डेटा देखते हो, नेट एफडीआई जो है वो भी धीमे पड़ गया है, एंड उसका हम्म कारण मेरे को यही लगता है, नॉट ओनली वी शुड ब्लेम द एफपीआई, बट आपको याद होगा इन सितंबर ऑफ 2019 हम्म the central government all of a sudden have reduced the corporate tax. So central government was hoping that because they have reduced the corporate tax, uh, this big corporate will start investing in India. हम्म But jo hua exactly opposite. Most of the corporate, and this come to paper every now and then, they started buying firms outside India. अब जो भी big big corporates ले लेते हो, वो हम्म as if they have gone for international shopping. हम्म They are buying firms from outside India. That हम्म also has an effect or impact on this dollar, because dollar उसमें net FDI देखते हो, अगर वो कम हो जाता है, इसका मतलब डॉलर का डिमांड ज्यादा हो गया। अगर आप कोई फॉरेन फर्म खरीदते हो, डिमांड फॉर डॉलर विल गो अप। सो हम्म आई थिंक रादर देन गिविंग इंसेंटिव टू द बिग कॉर्पोरेट विच द इंडियन गवर्नमेंट डिड, जिसके बाय प्रोडक्ट के तौर पे हम लोग वी हैवंट सीन एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। I think now time has come to give incentive or handhold the small marginal MSME sector, क्योंकि most part of the uh, purchasing power for the people in India are because of the health of the MSME sector. तो हम्म, सरकार को उसमें नजर देना चाहिए। जी। एक आखिरी सवाल नीलांजन की, अगले 12 महीनों में, हालांकि यहाँ से बड़ा मुश्किल है प्रोजेक्ट करना, यहाँ से 12 महीने का लैंडस्केप हॉराइजन देखना बहुत मुश्किल काम है, मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए तो है ही है। आप 12 महीने तक देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 सबसे बड़ी वरीज और 3 सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, यहाँ से क्या देखते हैं आप? 3 वर्ड है, एक तो है this war, not only US Iran war but also Russia Ukraine war, ये कितना दिन चलेगा? अगर ज्यादा दिन चलता है, they are actually kind of forcing the world economy into recession. So I hope this war ends. uh, अगर नहीं होता है तो ये जो मुद्रास्फीति के बात हम लोग कर रहे हैं, दैट विल स्लोली क्रीप इन, एंड ये मुद्रास्फीति ऐसा है, वो एक महीने में आपको पिंच नहीं करेगा, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतना मतलब मजबूत हो जाएगा, देन यू विल स्टार्ट एक्चुअली, बिकॉज दीज आर ऑल कॉल्ड व्हाट वी कॉल द चेन इफेक्ट। इसमें और एक प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा सप्लाई चेन जो डिसरप्शन हो रहा है। गाड़ी का अगर कंपनी के साथ आप अगर बात करते हो, वो बोलेगा हीलियम नहीं मिल रहा है, जो पेंट इंडस्ट्री में गाड़ी पेंट करने के लिए काम होता है, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या माइक्रोचिप्स नहीं मिल रहा है, जो हम लोगों को अभी जो जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहा है, those are very important components for them. So this kind of supply side disruption is again a cause of worry. And the third cause of worry is, of course, उसमें इंडिया का कोई हाथ ही नहीं है, is the climate change which we are happening, because most part of India, as you know, that we are now going through real climate change, जिसमें क्या हो रहा है, your crop cycles are going to get affected. You will have lower productivity in the agricultural sector, which is the bread and butter for most part of the Indian economy. Opportunity wise, agar dekhte ho, I already mentioned about the global capability centers. I think India has got one of the biggest pool of science graduates, and these are the people who can actually deliver in terms of taking or running any data centers or any high tech industry. And the third is, of course, this is over a period of time, per capita income in India has increased. But that again depends upon how much further reforms the government undertakes. And इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, government now should focus on the MSME sector, so that at least
through our PLI scheme, production linked incentive scheme हो या मेक इन इंडिया स्कीम हो, आत्मनिर्भर भारत हो, इसमें हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, we become resilient because every now and then we have to fall back on China. That should not happen. So these are the three observations which I have want to make. दो छोटे छोटे जवाब नीलांजन। एक तो मॉनसून के कमजोर रहने का कितना खतरा आप देखते हैं, ए बी, क्या आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट पे आप प्रेशर देखते हैं इस देश में, जो अल्टीमेटली ये जो अल्टीमेटली यहाँ की जनता को प्रभावित करेगा। दो छोटे छोटे जवाब। IMD already have forecasted that this time the monsoon will be 90% of the overall average monsoon rainfall that India witnessed over the last 10 years. So उसमें क्या होगा आपका, because 51% of our agricultural produce is dependent on rainfall, उसमें of course you will have some impact on the agricultural produce. But not that much because हमारा यहाँ many agricultural produce जैसे rice, wheat होता है, that also get wasted. So net उतना ज़्यादा नहीं होगा, but होगा. Second, about your employment, I think आपने क्या बोला, मॉनसून का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा because again if you look into the waste of the agricultural produce in India because of lack of storage and food processing capability, if I take away that effect and try to net it out with the loss in that 10% lower monsoon, net उतना impact नहीं होगा शायद. So, and the second point is what I think employment generation. Employment में you have only the quality people will get, जैसे BTech वाला, because now is the time for the specialist, you know, the people who are, अब खुद देख लीजिए जो BTech कर रहा है IIT और NIIT type universities से, they are getting a much more better jobs than the MBA, you know. So the time has gone for the generalist. अभी specialist का जमाना आ गया. अगर हम लोग का teaching pedagogy we focus on this AI or this specialized skill or knowledge gap, I think India will benefit. पर जनरली युद्ध के चलते जो महंगाई बढ़ी है, जो डिमांड में कमी होगी, जो जीडीपी प्रभावित होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन होगा, उसके वजह से generally employment will not that get affected because again we don't capture, the data don't capture the unorganized sector employment, और unorganized sector employment में जैसे चल रहा है वो चलेगा. In fact, because of election, the unorganized the employment scenario, if you talk to any big manufacturing units, they will say that because of the election जो अभी हुआ है, they were not getting laborers. So for the unskilled type of jobs, there will always be jobs. I don't think it is going to get much of difference. My point is for the college graduates who are actually trying to get a green or the white collar job, जो अच्छा job है, जो skillful job है, उसमें थोड़ा impact आएगा. So that is something that need to be seen. चलिए, आपका बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया नीलांजन. Thank you. मुलाकात होगी. Yeah. तो ये था दोस्तों हमारे टॉक इट आउट में, आज हमारे साथ नीलांजन थे, और हम लोग इसमें जानते रहेंगे कि अमेरिका ईरान युद्ध के बाद महंगाई, नौकरियां, रोजगार और ब्याज दर की क्या आगे हालत रहने वाली है. हम आपको लगातार इस तरह की खबरें बताते रहते हैं, स्टोरी सुनाते रहते हैं. नमस्कार.